जब कभी किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आए, जो कि अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, घर पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आज उस पर बात करेंगे। अस्थमा यूजुअली एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें अक्सर लोग कई बार पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको मैनेज करते नहीं आता है। मैनेज करना है बहुत सिंपल, बशर्ते आपके घर में सब लोग इसके लिए मेंटली और डिवाइस द्वारा तैयार रहें तो ज़्यादा ईजी है मैनेज करना। यदि आपके घर में लोग तैयार नहीं है इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो फिर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए अस्थमा के लिए थोड़ी तैयारी घर पर अगर रहे तो ये अपने आप में मैनेज करना काफ़ी ईजी है। तो आज बात करेंगे अस्थमा के पेशेंट्स में इमरजेंसी में जब अगर अस्थमा का अटैक आता है तो क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह से आप खुद को अस्थमा के अटैक के लिए प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले जब कभी अस्थमा का अटैक आता है तो उस समय पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो काम रहे, इधर उधर भागे दौड़े नहीं। यदि वो भागने दौड़ने का या पैनिक करने का या घबराहट करने का सिचुएशन बनाता है तो उस समय उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है और अस्थमा का अटैक और बिगड़ सकता है। पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि उस समय वो काम रहे, एक जगह पर बैठ जाए, सीधा बैठे, लेटे नहीं, सीधा बैठ जाए और बहुत ज़्यादा हिले डुले नहीं तो उसकी कंडीशन थोड़ा बिगड़ सकती है। इस दौरान किसी और व्यक्ति को उसकी मदद करनी चाहिए। आइडियली पेशेंट खुद अपना इनहेलर ढूंढ रहा है, नेबुलाइजर ढूंढ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आसपास अगर अवेलेबल है तो आइडियली उसको पेशेंट की मदद करनी चाहिए। पेशेंट अगर अकेले ही है तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो उसे ही करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर कोई और अवेलेबल है तो आइडियली उसको पेशेंट की मदद करनी चाहिए। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा के उसका जो इनहेलर है और नेबुलाइजर है उसका प्रयोग करना चाहिए। एक रेस्क्यू इनहेलर करके होता है जो कि शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर होता है, वो सीवियर अस्थमा अटैक्स में काम आता है। इनहेलर्स दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग, एक शॉर्ट एक्टिंग वाला। शॉर्ट एक्टिंग वाला इमीडिएट रिलीफ के लिए होता है, 2-4 घंटे काम करता है। लॉन्ग एक्टिंग वाला 8 से 12 घंटे या 24 घंटे काम करता है, वो धीरे धीरे असर करने वाला होता है। तो रेस्क्यू इनहेलर यानी जो शॉर्ट एक्टिंग वाला इनहेलर है वो आपको यूज़ करना है। लॉन्ग एक्टिंग वाला इनहेलर जो है वो एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हो, पर शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर आपके पास रेडी होना चाहिए घर पे, और एक आध स्पेयर सप्लाई भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोगों के घर में इनहेलर होता तो है लेकिन इमरजेंसी में सडनली भागते हैं तो इनहेलर ख़त्म हो चुका होता है, फिर आप दुकान लेने के लिए भागते हो तो तब तक पेशेंट बिगड़ जाता है। तो एक आध एक्स्ट्रा सप्लाई में इनहेलर होना चाहिए। अगर 2 या 3 तरह के पेशेंट में इनहेलर यूज़ कर रहा है तो भी एक आध स्पेयर होना चाहिए। खासकर जो रेस्क्यू या शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर है वो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर घर पे नेबुलाइजर अवेलेबल है, खासकर अगर पेशेंट उम्र दराज है या छोटा बच्चा है, वहाँ पे आपको नेबुलाइजर घर पे रखना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या इनहेलर्स प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते। इनहेलर को यूज़ करने की प्रॉपर टेक्निक उनको समझना मुश्किल होता है। उम्र दराज पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम आती है। जो लोग मेंटली रिटार्डेड हैं या उनका दिमाग सही नहीं है, किसी भी कारणवश लकवा है या मेंटल का प्रॉब्लम है, डिमेंशिया वगैरह हो गया, वो लोग भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि आपके घर पर नेबुलाइजर अवेलेबल हो। और नेबुलाइजर यूज़ करने के लिए उसकी प्रॉपर टेक्निक पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया है। इनहेलर यूज़ करने की टेक्निक और उसके मिस्टेक्स पर भी सेपरेट वीडियो किया है, वो ज़रूर चेकआउट करिए तो आपको एक बेसिक आइडिया इस बारे में हो जाएगा कि कैसे उनको यूज़ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। पर ये इनहेलर जो है या नेबुलाइजर घर पर होना चाहिए। अगर पेशेंट को अस्थमा का अटैक है और वो इनहेलर या नेबुलाइजर दोनों में जो भी यूज़ कर सकता है वो इमीडिएटली उसको देना है। अगर मान लीजिए नेबुलाइजर अरेंज करने में या ढूंढने में या उसको असेंबल करने में टाइम लग रहा है तो तब तक इनहेलर भी दे दीजिए। आइडियली दोनों ही चीज़ें घर पर होनी चाहिए, नेबुलाइजर भी होना चाहिए, इनहेलर भी होना चाहिए, ताकि अगर पेशेंट मान लीजिए कोई कारण से अस्थमा का पेशेंट सडनली रेस्पिरेटरी अरेस्ट में गया, अनकॉन्शियस हो गया, कुछ हो गया, इनहेलर यूज़ नहीं कर पा रहा है तो नेबुलाइजर होना चाहिए। और मान लीजिए कोई पेशेंट नेबुलाइजर यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं है घर पे, या नेबुलाइजर सडनली फेल हो गया कि सोल्यूशन खत्म हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो इनहेलर भी होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें घर पर होनी चाहिए। कई बार लोगों का क्या होता है, मेरे घर में इनहेलर है, मेरे घर में नेबुलाइजर है, खासकर उन पेशेंट्स में जहाँ पे नेबुलाइजर या इनहेलर की कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए किसी घर में ऐसा है कि पेशेंट को 1-2 साल में एक आध अटैक आता है, तो फिर लोग सोल्यूशन भी नया नहीं रखते, वो भी पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है, इनहेलर भी नहीं रखते। फिर जब सडनली अटैक आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इसकी एक्सपायरी वगैरह भी प्रॉपर चेक करके उसको एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए रखना है। भले वो इमरजेंसी 1-2 साल में एक बार आ रही है, लेकिन उसके बारे में आपको प्रॉपर चेक करते रहना है। नेबुलाइजर की कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए, इनहेलर की कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए, और एक्सपायर्ड उसकी दवा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जब पेशेंट को आप ये इनहेलर्स वगैरह दे रहे हो तो उसको इंकरेज करिए कि वो गहरी गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस ले। बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेज और बहुत शैलो ब्रीदिंग करेगा तो इनहेलर्स वगैरह प्रॉपर काम नहीं करेंगे और आपको प्रॉपर इफेक्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे करके गहरी गहरी सांस ले
और इस दौरान आप पेशेंट के सिम्टम्स और कंडीशंस को देखिए, उसका ब्लड प्रेशर देखिए, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है तो उसको चेक करिए। अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। अगर उंगलियां और ज़बान या लिप्स जो है नीली पड़ रही हैं तो भी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। किन किन कंडीशन में अस्थमा के अटैक में पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा उस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया, वो जरूर देख लीजिए। पेशेंट की लंग कंडीशन देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक पीक फ्लो मीटर आता है, अगर अवेलेबल है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट जो सांस ले रहा है वो सही तरह से ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो प्रॉपर सांस नहीं ले रहा है या कंडीशन बिगड़ रही है या नेबुलाइजर इनहेलर से उसको मदद नहीं मिल पा रही है, उसके ओवरऑल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करिए। बेटर तो ये है कि अगर सीवियर अस्थमा अटैक है और पेशेंट की हालत ठीक नहीं है तो आप पहले से एम्बुलेंस को बुला लीजिए, फिर आप इनहेलर वगैरह देना चालू करिए, क्योंकि जब तक इनहेलर का इफेक्ट आएगा तब तक एम्बुलेंस आ चुकी होगी और बाई चांस अगर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो पेशेंट आप हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हो। अब जिन लोगों को माइनर अटैक आता है या रेगुलर अस्थमा के पेशेंट्स है वो हर बार हॉस्पिटल लेके जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंडीशन सीवियर है, ख़राब है और कोई हाई रिस्क क्राइटेरिया है वैसे अगर मिल रहे हैं, जैसे कि पेशेंट के हाथ पांव कम नीले पड़ रहे हैं, उसका बीपी कम हो रहा है, सांस बहुत ज़्यादा गहरी ले रहा है, एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है, सैचुरेशन कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी दिख रही हैं तो फिर आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा और पहले से एम्बुलेंस को बुला के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको जो भी इमरजेंसी है उसके लिए सारी चीज़ें रेडी रखना पड़ेगा। घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट के अलावा भी कई लोग को पता होना चाहिए कि नेबुलाइजर और इनहेलर को कैसे यूज़ करना है। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट इस हालत में नहीं होता है सीवियर अटैक में कि वो खुद से चीज़ों को यूज़ कर पाए, या उसको इतनी सांस फूल रही होती है कि वो नेबुलाइजर वगैरह अटैच नहीं कर पाता है। तो वैसे केस में आपको घर में सारे लोग को पता होना चाहिए जो भी उसको हैंडल कर सकें, एटलीस्ट जो मिडिल एज या बड़े लोग हैं उनको पता होना चाहिए इसको कैसे यूज़ करना है। मल्टीपल लोग को पता होना चाहिए, इनफैक्ट घर के हर मेंबर को पता होना चाहिए, ताकि वो इमरजेंसी में पेशेंट की मदद कर सके। और मे भी अगर एक आध दो लोग और आप डिजिग्नेट कर सको, आसपास के किसी व्यक्ति को भी अगर सिखा दो तो भी ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए, खासकर जो लोग अकेले रहते हैं। अब मान लीजिए कोई बुजुर्ग लोग हैं जो घर में अकेले रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि अस्थमा का अटैक आएगा तो कैसे मैनेज होगा, तो वहाँ पे आसपास के लोग जो भी आपके सपोर्टिव लोग हैं उनको, फैमिली मेम्बर्स को आप सिखा सकते हैं कि इमरजेंसी में कैसे मैनेज करना। अब ये चीज़ क्या होता है कि आपको सडनली पता चलता है, पापा का फ़ोन आता है, किसी का फ़ोन आता है कि पेशेंट की हालत बिगड़ गई है, अभी कुछ करो, तो आपके आसपास में जो लोग हैं, पड़ोसी जो लोग हैं, उनको अगर यूज़ करते नहीं आएगा इनहेलर या उसको नेबुलाइजर यूज़ करते नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे केस में 2-4 लोग को पहले से आप प्राइम करके रखिए कि अगर ऐसा हो तो आप क्या क्या करना है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस को बुलाना है, शिफ्ट करना है, तो पेशेंट की थोड़ी मदद ज़्यादा हो पाएगी। इसके अलावा जो भी है, अस्थमा के पेशेंट्स को कोशिश ये रखना है कि रेगुलरली अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहें। कई पेशेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अटैक नहीं आता है तो वो 2-2, 4-4 साल डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और फिर जब कंडीशन बिगड़ती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो रेगुलर फॉलोअप रखने से आपको थोड़ा चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम आएंगी, बड़े अटैक्स एटलीस्ट कम आएंगे। उनको पहले से पता रहेगा कि कब अटैक आ सकते हैं तो एटलीस्ट मेडिसिन पहले से ले सकेंगे। इसके अलावा अस्थमा के जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, जैसे कोई डस्ट है, धूल है, पोल्यूटेंट्स है, कोई स्मेल्स है, फ्लेवर्स है, कोई अलग अलग तरह की अगरबत्ती वगैरह की स्मेल से भी लोगों को अटैक आता है, तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए, इनको आइडेंटिफाई करिए कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या चीज़ों से अटैक आता है और उनसे बचिए। घर पर भी एक क्लीन एनवायरनमेंट रखिए जहाँ गद्दों में, तकियों में या किसी भी चीज़ों में बहुत धूल ना हो। सब चीज़ों को प्रॉपरली साफ़ सफाई करिए और जब कभी भी साफ़ सफाई कर रहे हैं उस टाइम पे भी विशेष ध्यान दीजिए। यदि कोई नौकर वगैरह का साफ़ सफाई कर रहे हैं उस समय बहुत धूल उड़ रही है तो उससे भी अटैक आ सकता है, तो उस दौरान भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अटैक ना आए। टिप्स टू प्रिवेंट अस्थमा, इस पर भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया है, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा के पेशेंट्स को ज़रूरी है कि वो पानी ज़्यादा मात्रा में पिए और जब कभी अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उस समय थोड़ा पहले से रेडी रहें सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मौसम चेंज होने के टाइम ज़्यादा अटैक्स आते हैं, तो इसमें वो विशेष थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, उस समय ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कोई भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है रेगुलर यूज़ के लिए उनको यूज़ करते रहें। खासकर उन लोग के लिए जिनको रेगुलर अटैक्स आते हैं उनको ज़रूरी है कि अपनी मेडिसिन को मिस या स्किप ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कभी लोग मेडिसिन बंद करते हैं, स्किप करते हैं, खासकर स्टीरॉइड्स में, तब सबसे ज़्यादा अटैक आते हैं। तो इसलिए आपको मेडिसिन को रेगुलरली यूज़ करते रहना है और इमरजेंसी के हिसाब से घर वालों को, परिवार वालों को एक एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए। हर परिवार के सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए कि कब हेल्प करना है, कैसे हेल्प करना है पेशेंट की, कब हॉस्पिटल रश करना है, किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा पहले से पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आप इमरजेंसी के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, एम्बुलेंस के कॉन्टैक्ट नंबर्स, हॉस्पिटल का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर,
डॉक्टर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें पहले से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे केस में फिर कई बार जब प्रॉब्लम होती है तब आप पैनिक कर जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो तो पता चलता है हॉस्पिटल बंद है, बेड खाली नहीं है, कुछ नहीं है, तो वैसे केस में कंडीशन बिगड़ सकती है। तो आपको कब पेशेंट को शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है और क्या क्या प्रोटोकॉल इमरजेंसी में मैनेज करना है, ये अगर पहले से आप तैयार रहेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पर लोग इस तरह की सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, मैनेज करते नहीं आता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज के टॉपिक में हमने बात करी अस्थमा के अटैक के दौरान क्या क्या चीज़ों पर विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों को इमरजेंसी में फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि पेशेंट की सिचुएशन ना बिगड़े। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। थैंक यू।